अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त सियासी उफ़क़ पर और बहुत तेज़ी से तब्दीली होती हुई दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर काबीना में रद्दोबदल कर दिया है। वज़ीर ख़जाना तब्दील हो गए, वज़ीर तवानाई तब्दील हो गए, वज़ीर इत्तलात तब्दील हो गए, कलमदान तब्दील हो गए, शिबली फराज साइंस और टेक्नोलॉजी चले गए, फवाद चौधरी वापस इत्तलात में आ गए, हमाद अज़हर की वज़ारत ख़जाना ज़्यादा देर नहीं टिक सकी, शौकत तरीन वहाँ पर आ गए, हमाद अज़हर अब तवानाई चले गए, उमर अयूब तवानाई से हट गए और इक़्तिसादी उमूर में चले गए। बहुत सारी चीज़ें जिस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तब्दीलियाँ रुनमा हो रही हैं, क्या ये तब्दीलियाँ मुस्बत हैं? क्या इस वक्त हक़ में हैं गवर्नमेंट के? चूँकि टाइम बहुत कम रह गया है, परफॉर्मेंस का एक मार्जिन है गवर्नमेंट के पास कि अब जो कुछ करना है करके दिखा दें। इससे पहले महंगाई का एक अजाब अवाम पर मुसल्लत हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म दौरा कर रहे हैं सखर का, जहाँ पर उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक और पैकेज अनाउंस कर दिया, जिस पर सिंध हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं और इससे आगे नहीं जाते। दूसरे हाफ में आज बात करेंगे अफ़गान उमूर के हवाले से, अफ़गानिस्तान में बदलती सूरत हाल और फ़ौजियों का इनखला। अमरीकी फ़ौज का इनखला इंतहाई ज़रूरी है, जो कि ताख़ीर का शिकार है। ताख़ीर का शिकार होने से वहाँ पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक पर जाने से पहले, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई, लेकिन अब प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी पॉलिटिकल मामलात पर। एक बार फिर वफाकी काबीना में रद्दोबदल, एक बार फिर वज़ीर ख़जाना तब्दील, एक बार फिर वज़ीर इत्तलात की तब्दीली, साइंस और टेक्नोलॉजी की तब्दीली। मामला कहाँ जा रहा है? आदिल शाज़ेब साहब ने हमें ज्वाइन किया, एंकर पर्सन है, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आदिल साहब, आपने ज्वाइन किया। आदिल साहब, कहाँ जा रहा है ये मामला? ये तब्दीलियाँ रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। हमाद अज़हर अभी टिके भी नहीं थे ठीक तरीके से, एक साइन भी सही से नहीं किया था, तो फिर उनकी वज़ारत तब्दील हो गई। देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो हम देखें तो ये तकरीबन अभी छठी बाकायदा तब्दीली हो गई है वफाकी काबीना में, जब बड़े बड़े पोर्टफोलियो चेंज हुए। अब 2.5 साल हो चुके हैं, तो इससे अभी इस्टेब्लिश यही हो रहा है कि वज़रा की तब्दीली से मामला नहीं हल होने वाला। ये कैपेसिटी का इशू है, जिसे हम उर्दू में सलाहियत का फुकदान कहते हैं। जब गवर्नेंस में ये वाली चीज़ें सारी आ जाती हैं कि आप जो भी फैसला करें उससे गवर्नेंस में और परफॉर्मेंस में तब्दीली अगर नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि देयर इज एब्सोल्युटली समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग इन दिस कैबिनेट। और वो मेरे ख्याल में सलाहियत का फुकदान ऐसे है कि आप जैसे ही गवर्नमेंट में आते हैं तो आप असद उमर साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं और आप ऐलान कर देते हैं कि हमने IMF के पास नहीं जाना, बगैर ये सोचे समझे कि हम थोड़ा सा इकोनॉमी को समझने की कोशिश तो करें। और इकोनॉमी को जब इस गवर्नमेंट ने समझा तो फिर उन्हें पता चला कि IMF के बगैर तो पाकिस्तान की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। तो आप 6-7 महीने IMF के पास नहीं गए और उससे जो मईशत वहां से स्लिप हुई, तो अभी तक वो ट्रैक पर नहीं आ रही। उसके बाद आप हफीज शेख साहब को लेके आ गए, फिर आप सेनेट में गए और हफीज शेख साहब का मुकदमा लड़ा, जो कि गिलानी साहब से हार गए। वो बड़ी शिकस्त गवर्नमेंट की थी। उसके बाद अचानक ही आपको ख्याल आया कि नहीं जी, हफीज शेख साहब तो इकोनॉमी को समझते ही नहीं है, उनको भी चेंज किया जाए, हमाद अजहर साहब को ले आए। अब हमाद अजहर साहब आपके बड़े फ्रंट फुट में खेलने वाले सोल्जर हैं, उनको बड़ा आपने बूस्ट करके जी फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, लेकिन साथ में पीछे से उन्हें भी रस्सी बांध के और आपने खींच दी और शौकत तरीन साहब को ले आए। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो हुकूमत अपनी मईशत को ना संभाल पाए, मईशत को उनकी समझ ही नहीं है। मुझे तो देखिए 2.5 सालों में अगर आप 3 फाइनेंस मिनिस्टर बदल देते हैं तो उससे रिफ्लेक्ट मुझे यही होगा हमारे जैसे साथियों को कि आपको समझ बूझ ही नहीं है मईशत की। अच्छा आदिल, आपने जैसा खुद भी जिक्र कर दिया है, आपने खुद भी तब्दीलियों का बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र किया, खासतौर पे ख़जाना की, चूँकि मईशत से जुड़ी है पाकिस्तान की सारी सिचुएशन, जिस पर वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा बात करते हैं। सर, कर्ज़ की बात करते हैं। आज वज़ीर आज़म ने कहा सखर में कि कर्ज़ डबल हो गया, उसका सूद भर रहे हैं। तो कर्ज़ तो ये गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट के मुकाबले में 28% ज़्यादा ले लिया है। कर्ज़ तो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और जाहिर है दूसरे मुल्कों से कर्ज़ लेकर पिछले कर्ज़ उतारे जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा मईशत को समझने की भी जरूरत है। ये बड़ा एक रैट्रिक होता है कि जी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कर्जे लेकर मुल्क डुबो दिया था, हम आए तो मईशत बिल्कुल बैठ चुकी थी। देखिए, मईशत परफेक्ट हालत में नहीं मिली थी और नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने डेफिनेटली गलतियां की हैं। करप्शन भी उनके दौर में हुई है, हम उनको डिफेंड नहीं कर रहे, लेकिन
इस वक्त आ चुका है कि ये जो इन 2.5 सालों में इस हुकूमत की गलतियां हुई हैं, ये हम गिनवाना शुरू कर दें, क्योंकि कब तक हम ब्लेम करते रहेंगे नून लीग को और पीपल्स पार्टी को। वो तो इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान को वोट दे दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ 4 सीट थी, खान साहब गवर्नमेंट में आ गए। यहां इनसे जो फंडामेंटल गलतियां हुई हैं मईशत में, देखिए आप जब IMF के पास चले गए, आपने अपना शरह सूद जो है वो 13% चढ़ा दिया, 6% से 13%, और आपने हजारों अरब रुपए अपने मुल्क पर खुद ही कर्जा चढ़ा दिया। आपने बड़ा सही डिफाइन किया कि कर्जा, जो कि मेरा भी सवाल था कि डबल हो गया, चीजें वही हो रही हैं जो पहले हो रही थी, कोई मैकेनिज्म, कोई प्रोसीजर, कोई तरीका कार तब्दील नहीं हुआ, सारा कुछ वैसे ही है, गवर्नेंस के मसाइल। ये जो आज एक और पैकेज अनाउंस कर दिया है वजीर आजम ने सखर में जाके सिंध के लिए 14 अजला के लिए 446 अरब, दूसरी तरफ सिंध हुकूमत कह रही है ऐलान पर ऐलान हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। देखिए सिंध हुकूमत तो ऑब्वियसली इस पे पॉलिटिक्स ही करेगी। अच्छी बात है अगर इंटीरियर सिंध में थोड़ा बहुत मरकजी हुकूमत जाके काम करती है, लेकिन सिंध हुकूमत की ये बात किसी हद तक ठीक भी है। इससे पहले कराची पैकेज भी अनाउंस हुआ था ना, क्या हुआ? यही वजीर आजम गए थे MQM के साथ बैठकर उनको मनाकर, तो वो ऐलानात तो बड़े बड़े हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें आप बजाय इसके कि आप गुर्बत खत्म करें, आप कह रहे हैं गरीब के लिए हमने लंगर खाने बना दिए। आप यार आप क्या मतलब जो इकदामात आप उठा रहे हैं, 6 रुपए फी यूनिट आपने बिजली बैंक की कर दी है, उसका असर नीचे ये आप और मैं स्टूडियो में बैठकर प्रोग्राम कर रहे हैं, बिजली का असर तो इस पे भी पड़ेगा, और जो रोटी गरीब ले रहा है तंदूर से उस पे भी पड़ेगा। हालांकि तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला वो महंगाई का है, बिजली का है, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में रोजगार का है। बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल शाज़ी बैंकर पर्सन तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो अफगान उमूर पर बात होगी। वेलकम बैक जी। और मैंने अपने प्रीएम्बल में भी कह दिया था कि जब वापस आएंगे तो ज़रा बात होगी अफगान उमूर पे, और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंथोनी ब्लिंकन जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं अमेरिका के, उन्होंने बड़ा अचानक दौरा किया। दौरे की वजूहात क्या हैं? बहुत सारे महरिकात हैं। रशिया अमेरिका टेंशन है, चाइना अमेरिका टेंशन है, पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक मामलात को आगे लेकर बढ़ रहा है जिसमें अफगानिस्तान का मामला सरे फहरिस्त है और वहाँ पर भारत का बढ़ता दहशत गर्दाना रोल, और फिर ये दौरा, और फिर अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला, अमरीकी फ़ौजों का इनखला जो कि थोड़ा ताख़ीर का शिकार है। 11 सितंबर यानी 9/11 की 20वें साल पूरे होने पर ये तमाम तर चीज़ें मुकम्मल होंगी, जो कि जो बाइडन सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने ये ऐलान किया है। अब ये 1 मई से ये काम शुरू होना है। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, अफगान उमूर के माहिर हैं, बैन अल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। रहीम साहब, सर एंथोनी ब्लिंकन का दौरा सर कोई गैर मामूली बात है, या फिर जो डिले हो रहा है अफगानिस्तान से फ़ौजों का इनखला, तो उसको ज़रा ठंडा करने वाला मामला है? देखिए, एंटोनी ब्लिंकन इसलिए भी अफगानिस्तान आए हैं कि अमेरिका ने जो ये नया फ़ैसला किया है उसकी ज़रा वजाहत करनी है, और अफगान हुकूमत ज़ाहिर कमज़ोर है, घबराई हुई है, तो उसको तसल्ली देनी है। अब देखा ना, ब्लिंकन ने कहा कि अगर हमारी फ़ौज निकल भी जाएगी तो हम अफ़गानिस्तान का साथ देंगे। इसका मतलब ये है कि वो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये 20 साल अमेरिकी और नेटो की फ़ौज रही, तकरीबन 1.5 लाख, और इन्होंने सहारा दिया, ये हुकूमत बना कर दी, तालिबान की हुकूमत का ख़ात्मा किया। तो इतने अरसे वहाँ रहने के बाद ज़ाहिर है जो वहाँ पे हुक्मरान तबका है उसको तो काफ़ी परेशानी होगी। और दूसरी बात यह है कि देखें, ये जो हालात इतने ख़राब हैं कि ये जो दौरा एंटोनी ब्लिंकन ने किया, ये खुफिया दौरा है, और हमेशा से जो भी अमेरिकी हुकाम, चाहे सदर हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो उन्होंने हमेशा खुफिया दौरा किया है। यानी 20 साल के बाद भी इनको एतमाद नहीं है कि वहाँ पे इतना अमन है कि ये वहाँ पे एलानिया दौरा कर सके। तो इससे भी हालात की संगीनी का अंदाज़ा होता है। अच्छा रहीम साहब, जो फ़ौजों का इनखला, उसमें ताख़ीर, क्या ये मामला कोई ख़तरनाक मोड़ ले सकता है, या ठीक है कोई मामला बैकडोर डील हो गई है, तालिबान को भी समझा लिया गया है, चूँकि तालिबान ने तो बड़ी वाज़ेह धमकी दी थी? नहीं, मेरे ख्याल में कोई बैकडोर डील नहीं हुआ, अलबत्ता राब्ते हैं,
ज़ल्मे खलीलज़ाद और जनरल स्कॉट मिलर जो कि नेटो और अमरीकी फ़ौजी कमांडर हैं अफ़गानिस्तान में, वो कई बार दोहा गए, वहाँ तालिबान रहनुमाओं से बातचीत की और मेरे ख़्याल में यही मौज़ूआत थे। एक जो नई अमरीकी तजावीज़ हैं जो अमन के लिए, उन्होंने एक इस्तांबुल में बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, उसमें यूएन को भी उन्होंने शामिल किया पहली बार, ईरान को पहली बार दावत दी गई है। तो तालिबान चूँकि कह रहे हैं कि जब तक गैर मुल्की फ़ौज होगी तो वो न इस्तांबुल न किसी और कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। तो मेरे ख़्याल में उनको मनाने की, समझाने की या दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। और आपको पता है कि 2 दिन पहले एंटनी ब्लिंकन ने जनरल बाजवा को टेलीफोन भी किया था, पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें की थी, लेकिन तारीफ़ वो उसी वक्त करते हैं जब कोई नया काम पाकिस्तान से निकलवाना होता है। अब नया काम, वो डू मोर वाली बात है, वो ये है कि पाकिस्तान तालिबान को तैयार करे, राज़ी करे कि वो इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करे और अमरीकी इस फैसले को जो तोसी है, जो ताख़ीर हो रही है इनखला में, उसको भी मान ले। तो मेरे ख्याल में तालिबान से बात करनी पड़ेगी। कॉन्फ्रेंस बहुत करीब है, 24 अप्रैल को होनी है, उससे पहले ये मामला तय करने हैं। अच्छा रहीम साहब, जैसे कि आपने खुद भी कहा, पाकिस्तान का रोल तो इम्पॉर्टेंट है ही। एक तरफ अब रशिया का रोल बहुत ज़्यादा बड़ा था इस सारे मामले में, अफ़गानिस्तान के साथ जो बातचीत बढ़ रही थी तालिबान के साथ। अब रशिया, आपको पता है, एक नया मोड़ ले लिया है। अमेरिका ने 10 सिफारतकारों को बेदखल करने वाला मामला सामने आ गया है। तो क्या ये भी असरअंदाज हो सकता है? देखिए, अमेरिका और उसके ताल्लुकात जो है उसमें तो ऊंच नीच आती रहती है, कई मामलात हैं। कुछ मामलात के ऊपर थोड़ा बहुत इत्तेफाक है, जिस तरह अफ़गानिस्तान का मसला है। यानी अफ़गानिस्तान में दोनों कहते हैं कि कोई फ़ौजी हल नहीं है, दोनों कहते हैं कि बातचीत के ज़रिए सियासी हल निकलना चाहिए। अच्छा, अभी जो ये मॉस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें रूस, अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने शिरकत की थी और तालिबान और अफ़गान हुकूमत के वफूद भी आए थे। तो वहाँ पे इन 4 मुल्कों ने एलामिया जो जारी किया था, मुश्तरका एलामिया, उसमें ये कहा गया कि तालिबान को सफारती कोशिशें करनी चाहिए, जंग के ज़रिए मसला हल नहीं करना चाहिए। मौसम बहार में जब वो हर साल एक नई फ़ौजी कार्रवाई शुरू करते हैं, उसको इस साल न करें। और तालिबान ने मेरे ख्याल में उनकी बात मान भी ली है। और फिर ये भी कि जो तालिबान ने कहा था कि वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। हमारे बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई साहब, माहिर अफ़गान उमूर, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी चीज़ें इस पर उन्होंने डिस्कशन की। आज के प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा।